समृद्धि हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, दो कारों के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत और 5 गंभीर रूप से घायल। अरविंद केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी आज होगी खत्म। शराब घोटाले मामले में 3 दिन की कस्टडी खत्म होगी। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे केजरीवाल। एनटीए ने परीक्षा की नई तारीख का किया ऐलान। यूजीसी नेट परीक्षा 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। सीएसआईआर नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई। बाबा बर्फानी के दर्शन आज। बालटाल से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पहुंचा अमरनाथ गुफा। बड़ी संख्या में यात्री दर्शन के लिए अमरनाथ गुफा की ओर बढ़े। मानसून की पहली बारिश ने दिल्ली को किया बर्बाद। बदनाम बैठकों और मूसलाधार में कई फरमान। घनघोर बारिश और सड़कों पर भरे पानी से मची अफरा तफरी। T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला आज। भारत और द अफ्रीका के बीच खेला जाएगा फाइनल मैच। आप देख रहे हैं न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश के बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर, जहां बाबा अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। पहलगाम और बालटाल से शुरू होगी बाबा अमरनाथ की यात्रा। पहलगाम और बालटाल से शुरू हुई यात्रा। बाबा के दरबार पहुंचा तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। 19 अगस्त तक चलेगी बाबा अमरनाथ की यात्रा। बाबा अमरनाथ यात्रा आज से हुई शुरू। पहलगाम और बालटाल से शुरू हुई यात्रा। बाबा के दरबार पहुंचा तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। 19 अगस्त तक चलेगी बाबा अमरनाथ की यात्रा। बाबा अमरनाथ यात्रा आज से शुरू। पहलगाम और बालटाल से शुरू हुई यात्रा। बाबा के दरबार पहुंचा तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। 19 अगस्त तक चलेगी बाबा अमरनाथ यात्रा। तो बाबा अमरनाथ यात्रा की आज से हुई शुरुआत। मुंबई से लगभग 400 किलोमीटर दूर जालना जिले में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर कदवांची गांव के पास कल रात मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे या समृद्धि महामार्ग पर 2 कारों के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। एक स्विफ्ट डिजायर कार फ्यूल भरने के बाद गलत दिशा से हाईवे पर घुसी और नागपुर से मुंबई जा रही एक अर्टिगा से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि अर्टिगा कार हवा में उछल गई और हाईवे पर लगे बैरिकेड पर जा गिरी, जबकि यात्री कार से उछलकर सड़क पर आ गिरे। दूसरी कार कचरे का एक ढेर की तरफ जा गिरी। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र जाधव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से ये भीषण हादसे की बात सामने आ रही है, फिलहाल देखा जाए तो क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है? महाराष्ट्र के जो जालना जिले के नजदीक जो कदमसी गांव है, उस गांव के पास से बड़ा हादसा हो चुका है। समृद्धि महामार्ग पर हादसे का सिलसिला अभी भी जारी है। हर एक 4 दिन बाद एक हादसा, बहुत बड़ा हादसा हो रहा है। जो अभी आधी रात हादसा हो चुका है, उस हादसे में 7 लोगों की जगह पर जान गई है, तो 4 लोग घायल है। तो जो घायलों की जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो खत्म हो चुका है। खत्म होने के बाद उन जो घायल लोग हैं उनको नीचे अस्पताल में एडमिट किया गया और उनके ऊपर इलाज चल रहा है। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से भीषण सड़क हादसा हुआ है, इसमें कई लोगों के घायल होने की बात भी आ रही है सामने। और घायलों की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है?
जो अभी 4 लोग घायल है उनमें 3 लोगों का नाम का पता चला है। उनमें अल्ताफ मसूरी, शकील मसूरी और राजेश नाम के 3 लोग है, और एक आदमी का नाम अभी सामने नहीं आया है। वही 4 लोग घायल है, लेकिन उस हादसे में अभी भी जान जाने वाली की संख्या बढ़ सकती है, ऐसी आशंका बताई जा रही है। और सभी को जो सभी घायल है उनको कई प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो कई निजी अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो अभी भी घायलों का इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबर अब हम आपको बता रहे हैं, जहां पर समृद्धि हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में करीब 7 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है। और वहीं इस भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या भी बढ़ सकती है। कुछ इस तरीके की जानकारी भी मिल रही है। तो वही खबर आपको बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी आज होगी खत्म। शराब घोटाले मामले में 3 दिन की कस्टडी होगी खत्म। शराब घोटाले मामले में 3 दिन की कस्टडी खत्म होगी। सीएम केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। आज आप कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय का करेंगे घेराव। केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी आज होगी खत्म। शराब घोटाले मामले में 3 दिन की कस्टडी होगी खत्म। सीएम केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। आज आप कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय का करेंगे घेराव। तो केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी आज होगी खत्म। शराब घोटाले मामले में 3 दिन की सीबीआई कस्टडी आज होगी खत्म। सीएम केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। आज आप कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय का करेंगे घेराव। तो केजरीवाल की सीबीआई कस्टडी आज होगी खत्म। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, केजरीवाल की आज जो 3 दिन की सीबीआई कस्टडी है वो आज खत्म होने के बाद सामने आ रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी है इस पर? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछली तारीख पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आज सीबीआई कोर्ट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सीबीआई उनको पेश करेगी तो 3 दिन की कस्टडी जो पूछताछ के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से दी गई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि जितने फैक्ट और जिन चीजों की पूछताछ करनी है वो 3 दिन में पूरी कर लें, उसके बाद इनको फिर कोर्ट में पेश करना है। और ये तब कोर्ट आज तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजता है या फिर सीबीआई फिर रिमांड बढ़ाने की मांग करती है। आपको बता दें कि सीबीआई लगातार और रिमांड बढ़ाने की बात करी, जो अंदर सूत्रों से पता चला है उसमें सीबीआई आज इनको फिर 3 दिन की रिमांड और बढ़ाने की मांग कर सकती है। सीबीआई का कहना है कि कथित शराब घोटाले की जो पॉलिसी में हुई है उसको लेकर उनको भी और पूछताछ करनी है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील विक्रम चौधरी जो पेश होंगे, उनके तरफ से न्यायिक हिरासत खत्म करने और दूसरी यह कि जो रिमांड सीबीआई मांग रही है उसको लेकर वो विरोध करेंगे। लेकिन देखना होगा कि जो सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवीएस राजू जो पेश होंगे वो सीबीआई के तरफ वकालत करते हुए रिमांड बढ़ाने की बात करेंगे। बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की मांग की थी सीबीआई ने और उसे 3 दिन का समय भी दिया गया था, क्या ऐसी जो दलीलें हैं वो सीबीआई रख सकता है अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर के? देखिए, अब इनका आपको बता दें कि सीबीआई और उनके वकील की तरफ से ये लगातार दलीलें और फैक्ट और तथ्य कोर्ट में रखे जाएंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में जहां पर ट्रायल चल रहा है कथित शराब घोटाले में, वहां पर सीबीआई के अधिकारी और सीबीआई के तरफ से पेश होंगे जो वकील, वो 3 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग करेंगे। उनका सीधा सा दलील देने का ये होगा कि अरविंद केजरीवाल से जो लंबी पूछताछ अभी सीबीआई को करनी है वो पूरी नहीं हो पाई है, लिहाजा इनकी रिमांड को और बढ़ाया जाए। वो कई लोगों से आमने सामने बैठ के बात भी सीबीआई कराना चाहती है। आपको बता दें कि शराब के कथित घोटाले में कई लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सीबीआई उन आरोपियों को और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आमने सामने बैठा के
बातचीत कराना चाहती है और पूछताछ करना चाहती है। यानी जो आरोप दूसरों के द्वारा इनके ऊपर, केजरीवाल के ऊपर लगाए गए हैं, वो सही है। उनको क्रॉस चेक करने के लिए दोनों का आमना सामना करा सकती है। इसलिए सीबीआई एक बार फिर 3 दिन की रिमांड बढ़ाने की मांग दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से कर सकती है, जहां पर कथित शराब घोटाले का ट्रायल चल रहा है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यानी कि देखा जाए तो सीबीआई के ओर से फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ाने को लेकर के याचिका या फिर मांग जो है वो की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि शराब घोटाले मामले में आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कस्टडी खत्म होगी। सीबीआई की ओर से 3 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई थी, जिसको लेकर के आज खत्म होगी और आज अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो वहीं यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीख का किया गया ऐलान। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीख का किया गया ऐलान। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। सीएसआईआर नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच होगी। एनसीईटी परीक्षा 10 जुलाई को होगी। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। सीएसआईआर और नेट परीक्षा 25 से 27 जुलाई के बीच होगी। एनसीईटी परीक्षा 10 जुलाई को होगी। एनटीए ने परीक्षा की नई तारीखों का किया ऐलान। यूजीसी नेट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच होगी परीक्षा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, परीक्षाओं की जो नई तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है और जिस तरीके से पिछले दिनों इन परीक्षाओं में गड़बड़ियों की शिकायतें आई थी, जिसके बाद देखा जाए तो कई छात्रों ने विरोध भी किया था, इस बार क्या क्या चुनौतियां सामने आने वाली हैं इन परीक्षाओं को दोबारा से करवाने के दौरान? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, चाहे विपक्ष हो, छात्र हो, सामाजिक संगठन हो या फिर कोचिंग संस्थान हो। प्रतियोगी परीक्षाओं से जो भी लोग ताल्लुक रखते हैं या फिर परिवार जो ऐसे हैं जिनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर लगातार एनटीए को वो लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वो सही से परीक्षा नहीं आयोजित कराते हैं, पेपर लीक होते हैं, उनसे बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। इसी तमाम आरोपों के बीच नीट परीक्षा और नेट की परीक्षा जो जिस तरह से हुआ था कि नीट की परीक्षा के बाद लगातार इतना माहौल गर्म हो गया और उससे संसद भी नहीं चल पाई, तो लिहाजा क्या हुआ कि नीट की परीक्षाओं के बाद लगातार दबाव बढ़ा, तो एनटीए ने कई परीक्षाओं को कैंसिल किया था जो परीक्षाएं आगामी दिनों में होती थी, क्योंकि उनको शक था कि ऐसा न हो कहीं उनका भी पेपर लीक हो जाए, इससे और किरकिरी हो और सरकार की भी बदनामी हो। शिक्षा विभाग भी इसके कटघरे में एक बार फिर विरोधी खड़े करते नजर आए। इसके बाद एनटीए ने परीक्षाओं को निरस्त कर दिया था और सावधानी बरतते हुए अब फिर से एक बार नई परीक्षा की तिथियों को घोषित किया है। आपको बता दें एनटीए ने 3 परीक्षा जो आयोजित कराई जानी है आगामी दिनों में, उनकी तिथियां घोषित की है। आपको बता दें एनटीए की तरफ से घोषित की पहली परीक्षा एनसीईटी 2024 की परीक्षा ये 10 जुलाई को आयोजित की जाएगी, तो इसकी तिथि घोषित की है। इसके साथ ही संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट 25 और 27 जुलाई को यह परीक्षा होगी। इस परीक्षा की नई तिथि घोषित की गई। इसके अलावा बताता हूं कि यूजीसी नेट जो 2024 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इस तरह से देखा जाए कि एनटीए ने 3 परीक्षाओं की तिथियां नई घोषित की थी, जिनको पहले निरस्त कर दिया था। अब आपको बता दें कि एनटीए पर लगातार अभी दबाव बना हुआ है कि नीट की मेडिकल परीक्षा को लेकर जो गड़बड़ी चल रही है, अब सीबीआई उसमें जांच भी कर रही है, कई गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो अभी नीट की परीक्षा रद्द होगी या नहीं रद्द होगी, ये अभी संशय बरकरार है। लेकिन सीबीआई जब ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, कई लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, तो लिहाजा अगर गिरफ्तारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तो नीट की परीक्षा में भी धांधली हुई होगी, तो उसको भी निरस्त करने की मांग लगातार चल रही। अब ये देखना होगा एनटीए जब
नीट की परीक्षा कैंसिल करती है, उसके बाद आगामी परीक्षा कब कराती ये भी देखना होगा अवंतिका। बिल्कुल, और साथ ही जिस तरीके से यूजीसी नेट की परीक्षाओं की जो तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया गया है, इस दौरान देखा जाए तो आखिर जो पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आ रही थी, तो इस बार इसको कैसे रोक सकती है एनटीए या फिर सरकार? देखिए अवंतिका, बता दूं कि जो तिथियां घोषित की गई उसमें जी। की तरफ से बहुत सावधानी बरती गई। सावधानी बरतने का जो मुख्य तथ्य अगर कहा जाए तो पेपर जो लीक होते थे वो कैसे लीक होते थे, कहाँ से लीक होते थे, तो तमाम तरह के लोग चीजें बताते हैं। उनमें कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि आरोप भी लगाते हैं कि जो परीक्षाएं आयोजित नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराती है उससे पहले वो पेपर तैयार कराती है। पेपर तैयार कराने के बाद वो प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने जाता है, और प्रिंटिंग प्रेस में जब ये परीक्षा का प्रश्न पत्र छपता है तो जो पेपर छपता है तो छपने के दौरान ही वो वहां से लीक होता है। तो शायद अब की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यही सावधानी बरती होगी कि जो उसने आगामी परीक्षाओं की जो 3 परीक्षाएं कराई जानी उनकी तिथियां घोषित की हैं, उनके लिए एक बार फिर से पेपर तैयार कराए होंगे, पेपर की प्रिंटिंग हुई होगी, और जो पेपर तैयार हुए हैं और उनकी प्रिंटिंग में वो सावधानी बरती गई होगी कि अब की बार कहीं से भी किसी प्रकार से पेपर लीक ना हो पाए और परीक्षाएं बिल्कुल सही सलामत हो जाएं, ताकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को एक बार फिर लोग कटघरे में ना खड़ा कर पाए, उनकी किरकिरी ना हो पाए, और साथ ही साथ जो सरकार है उसकी बदनामी भी ना हो पाए। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सावधानी जरूर बरती होगी पेपर लीक को रोकने के लिए अवंतिका। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से बीते दिनों एनटीए का नाम खराब हुआ है, वो नाम आगे चलकर और ज़्यादा खराब ना हो, और साथ ही इसको लेकर के जो विरोध, एनटीए को लेकर के विरोध सामने आ रहा था, वो भी ना देखना पड़े। तो कहीं ना कहीं इस बार जब परीक्षा होगी तो खासी सावधानियां भी बरतने की बात सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि नई परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच परीक्षाओं की बात सामने आ रही है। तो वही बता दें कि आज जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सीएम नीतीश ले सकते हैं बड़ा फैसला। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सीएम नीतीश ले सकते हैं बड़ा फैसला। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा, और बैठक के बाद कुछ बड़े बदलाव होने की आशंका। तो आज जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश ले सकते हैं बड़ा फैसला। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से देखा जाए तो बात सामने आ रही है कि आज बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं और बदलाव की आशंका भी जताई जा रही है। आखिर ऐसे कौन से बदलाव हो सकते हैं? बैठक आयोजित की गई है। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ही है। तो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष, सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। इनकी लगभग करीब संख्या 100 के आसपास बताई जा रही। इसके साथ ही सरकार के कुछ मंत्री जो जेडीयू कोटे से आते हैं, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ मंत्री जेडीयू कोटे के हैं, वो इन तमाम मंत्रियों के भी वहां पर शामिल होने और जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो रणनीति का हिस्सा हुआ करते हैं, जब किसी भी कोई बड़ा फैसला जब जेडीयू को लेना हो या फिर नीतीश कुमार को लेना हो तो वो मौजूद रहते हैं। तो बताई जा रही है कि करीब 100 से 125 लोगों की संख्या पदाधिकारियों की, मंत्रियों की रहेगी। जेडीयू की जो बैठक होगी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, बड़ा फैसला ये लिया जा सकता है कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव आगामी दिनों में होना है, वो चाहते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव जल्दी कराया जाए। इसको लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बैठक में चर्चा होगी, और अगर इसमें फैसला होता है तो बिहार में विधानसभा चुनाव जल्द ही कराने की आशंका भी जताई जा सकती है। क्योंकि अगर यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश कुमार फैसला ले लेते हैं और बिहार जाके वहां पर विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव लाकर विधानसभा अध्यक्ष को सौंप कर और गवर्नर को देते हैं, तो वहां पर चुनाव की
तारीखों का भी ऐलान निर्वाचन आयोग को करना होगा। तो इसके साथ ही साथ केंद्र में जो सरकार के मंत्री हैं उनको क्या पद मिला है उस पर भी चर्चा होनी है। केंद्र सरकार में पार्टी की भूमिका क्या रहनी है उस पर भी चर्चा होनी है। और आगामी जो चुनाव अन्य राज्यों में होने हैं उनमें जेडीयू को चुनाव अकेले लड़ना है या फिर एनडीए गठबंधन के साथ ही वहां पर जाना है। आगामी चुनाव दिल्ली में होना है। पिछले चुनाव विधानसभा चुनाव जो हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू चुनाव मिलकर लड़ी थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक जेडीयू की सीट दी। तो उस पर चर्चा होगी कि जब आगामी विधानसभा चुनाव दिल्ली में होगा क्या जेडीयू इस बार फिर एक सीट भारतीय जनता पार्टी से मांगेगी। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। आगामी दिनों की राजनीति पर रणनीति तय की जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में जो आज बैठक होगी उस बैठक में चुनाव समेत केंद्र सरकार और आगामी चुनावों को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल। और साथ ही अखिलेश जी, देखा जाए तो जैसा कि आपने भी कहा कि विधानसभा चुनाव होने हैं, तो इस दौरान अगर जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ती है इस बार का विधानसभा चुनाव, तो ये किस ओर इशारा करेगा? क्या इससे जो केंद्र में सरकार है, गठबंधन की जो सरकार है, उस पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है? अनम्यूट कर लीजिए अखिलेश जी। अकेले तो लड़ने की उम्मीद कम ही है क्योंकि वो एनडीए के साथ हैं, तो एनडीए के लड़ेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी के तरफ से अश्विनी चौबे का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसके बाद जेडीयू और बीजेपी के अंदर थोड़ी सी अंतर्कलह जरूर बढ़ी है कि जेडीयू का जब तय है कि एनडीए कोटे से नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसे में अश्विनी चौबे भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने गए मंत्री, उनके तरफ से यह बयान क्यों दिया गया कि बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए। तो इस पर भी चर्चा होगी और यही एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जेडीयू यानी नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में जल्दी चुनाव करा लिया जाए और ताकि फिर से एक बार नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में सरकार बना ली जाए और बिहार में मुख्यमंत्री एक बार फिर नीतीश बने। इन तमाम चीजों की रणनीति आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय होगी और इसी चीज की सहमति कि जो अश्विनी चौबे के तरफ से जो बयान दिया गया कि भाजपा का मुख्यमंत्री बिहार में होना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर आज रणनीति तय होगी और ये देखना होगा कि आगे क्या फैसला जेडीयू की तरफ से लिया जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जेडीयू अभी एनडीए में शामिल है, तो बिहार में एनडीए ही संयुक्त रूप से चुनाव लड़ेगा और उसका चेहरा, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चेहरा नीतीश कुमार ही रहेंगे, तो फिलहाल चेहरा तो भी नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होगा इस पर नजर सबको रखनी होगी कि जेडीयू कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज बैठक होनी है जहां पर जेडीयू की एक बैठक होगी और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे मजदूर। गड्ढे में 3 मजदूरों के गिरने से मचा हड़कंप। निर्माणाधीन इमारत के गड्ढे में गिरे मजदूर। हादसे में 3 मजदूरों की हुई मौत। 2 मजदूरों का शव निकाला गया बाहर। हादसे में 3 मजदूरों की हुई मौत। 2 मजदूरों का शव निकाला गया बाहर। एनडीआरएफ दमकल विभाग ने किया रेस्क्यू। साइट के पास झोपड़ियों में रह रहे थे मजदूर। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि निर्माणाधीन इमारत के एक गड्ढे में 3 मजदूर गिर गए हैं, फिलहाल उनके देखा जाए तो क्या कुछ है ये पूरा मामला? दिल्ली में लगातार हुई बारिश के बाद बसंत विहार के बसंत कुंज इलाके की एक निर्माणाधीन साइट के बगल में कुछ मजदूर झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। जब कल सुबह रात तेज से ही बारिश हो रही थी, उसी दौरान जब उस निर्माण साइट के बगल में खुले हुए गड्ढे में पानी भर गया था और उसके बगल में बनी हुई झोपड़ी में जो रह रहे मजदूरों
कि झोपड़ी की मिट्टी खिसक गई थी और झोपड़ी खिसक के उस गड्ढे में गिर गई। इसमें सो रहे तीनों मजदूर भी इसी में चले गए थे। उनको कल दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम कल ही से लगातार तलाश कर रही थी, लेकिन उनके शव खोजने से नहीं मिल पा रहे थे। आज रात तक एक शव मिला था, उसके बाद अभी सुबह में दूसरा शव मिला है। अभी भी एक मजदूर की ना तो बॉडी मिल पाई और ना तो उसके बारे में अभी कुछ भी एनडीआरएफ की टीम और पुलिस को मिल पाया है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दिल्ली में भयंकर बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश के बाद जो गड्ढे में पानी भरा था निर्माणाधीन साइट पर, उसमें डूबने से 3 मजदूर गए थे। उसमें 2 के शव एनडीआरएफ की टीम ने बरामद कर लिए हैं और एक शव अभी भी बरामद नहीं हो पाया था या उसकी अभी मौत नहीं हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 3 लोग इस गड्ढे में डूबे थे जी। और उसमें से 2 के शव बरामद हो गए हैं। तीसरे के बारे में भी एनडीआरएफ टीम पता लगाने के लिए लगातार लगी है। बचाव राहत कार्य वहां पर चल रहा है, दिल्ली पुलिस भी वहां पर लगी हुई है, लेकिन तीसरा अभी मजदूर नहीं मिल पा रहा है, जिंदा है या नहीं इस पर भी संशय बरकरार है। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो एनडीआरएफ अभी भी बचाव अभियान जो है वो चला रहा है उस तीसरे मजदूर को खोजने के लिए, और स्थिति भी स्पष्ट नहीं है अभी कि आखिर उस मजदूर की जान बची है या नहीं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो 2 मजदूरों के शव को बाहर निकाल लिया गया है। तीसरे मजदूर की अभी भी खोज जारी है। मौके पर एनडीआरएफ और दमकल विभाग मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तो वहीं बारिश के बाद लोधी स्टेट एरिया में भरा पानी, जलमग्न होने से वाहनों की आवाजाही हुई बंद। जलमग्न होने से वाहनों की आवाजाही हुई बंद। सांसद रामगोपाल यादव का आवास हुआ जलमग्न। अन्य केंद्रीय मंत्रियों सांसदों के आवास भी हुए जलमग्न। तो बारिश के बाद लोधी स्टेट एरिया में भरा पानी, जलमग्न होने से वाहनों की आवाजाही हुई बंद। सांसद रामगोपाल यादव का आवास हुआ जलमग्न। अन्य केंद्रीय मंत्रियों सांसदों के आवास भी हुए जलमग्न। बारिश के बाद लोधी स्टेट एरिया में भरा पानी, जलमग्न होने से वाहनों की आवाजाही हुई बंद। सांसद रामगोपाल यादव का आवास हुआ जलमग्न। अन्य केंद्रीय मंत्रियों सांसदों के आवास भी हुए जलमग्न। तो बारिश के बाद लोधी स्टेट एरिया में भरा पानी। खबर हम आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पर बारिश के बाद भरा पानी, जलमग्न होने से वाहनों की आवाजाही हुई बंद। सांसद रामगोपाल यादव का आवास हुआ जलमग्न। ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय मंत्री और सांसदों के आवास भी जलमग्न हो गए हैं दिल्ली में, इसको लेकर के क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए बंदिका, बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज भी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया कि आगामी अगले 2 दिनों तक और बारिश हो सकती है और पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश चल रही है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब भी दिल्ली में बारिश होती है तो यहाँ की सड़कें जाम होती हैं, नाले जाम होते हैं और नाला और सड़क एक जैसे दिखते हैं, सभी उफनाने लगते हैं। तो पानी, जब बारिश की पहली बारिश दिल्ली में आती है तो पानी सड़कों पर उतरता है। और आपको बताते हैं कि दिल्ली के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो मुख्य अगर कहा जा सकता है तो नोएडा को कनेक्ट करने वाला आईटीओ मार्ग एक ऐसा है जहां पर कल रात बारिश से हुई बारिश से लेकर पानी जो भरा था वो आज रात तक लगभग भरा रहा। वहां पर दिन भर वाहन फंसे रहे, कुछ तो वाहन खराब हुए, उसके वजह से ट्रैफिक भी जाम हुआ और दिन भर लोगों को पानी से ही निकलना पड़ा और लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा बता दें, कई सांसद हैं जिनके आवास में पानी घुस गया, कई मंत्रियों के आवास में पानी घुस गया। खासकर अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के आवास में भी पानी घुस गया था। वो लोधी स्टेट में रहते हैं। लोधी स्टेट में उनके आवास की तीसरी कोठी केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय की भी है, तो उनके यहाँ भी पानी घुसा था। तो वो खान मार्केट इलाका लोधी स्टेट कहा जाता है। तो लोधी स्टेट भी की जो सड़कें हैं वो भी थोड़ी निचली हैं, तो बारिश होने के बाद
जब जल भराव हुआ सड़कों पर, तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव के मकान में भी वो लगातार पानी भरता चला गया। यहाँ तक इतना पानी भर गया कि प्रोफेसर रामगोपाल यादव को गाड़ी में बैठाया गया। तो जब वो राज्यसभा सदन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, जब संसद भवन, तो उनको उनके दो सहयोगियों ने अपने कंधे पर बैठाया, उठा के उनको गाड़ी में बैठाया गया। तो ये वीडियो भी काफी वायरल हुआ। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा, उस दौरान प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने यह भी कहा था कि ये जो रोड है जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री भी रहते हैं, जो एनडीएमसी का इलाका है, और इस एनडीएमसी के इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर में ही आता है। तो उनका कहना था कि जब केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर में आने वाला एनडीएमसी विभाग भी इधर के पानी को निकासी की सही व्यवस्था नहीं करता है, नालियों की सफाई सही से नहीं करता है, नालों की सफाई नहीं करता है, और जो सीवर चौक हो जाते हैं उनको भी सही से बरसात आने से पहले साफ सफाई नहीं करता है। लिहाजा पानी भरना तय था, और ये दिल्ली में हर बार होता है, इस बार भी हुआ है, और आगामी दिनों में भी यही देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली सुधरेगी नहीं सुधरेगी। समस्या यहाँ सबसे बड़ी है कि 3 कार्य क्षेत्रों में यहाँ का ये समस्या होती है, दिल्ली सरकार के तरफ से, और दिल्ली नगर निगम के तरफ से, और केंद्रीय सरकार यानी एनडीएमसी। ये 3 इलाके हैं। जो दिल्ली का लुटियन जोन्स है वो एनडीएमसी के इलाके में आता है, दिल्ली के जितने बाकी इलाके हैं नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, दिल्ली के कुछ इलाके दिल्ली सरकार अपने आप कंट्रोल में रखती है। तो इस तरह देख सकते हैं कि पानी जो भरा है उसके लिए जिम्मेदार तीनों लोग हैं, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और नगर निगम की सरकार। और जब भी बारिश होती है, हर साल बारिश होती है, जब भी मानसून आता है और मौसम की बारिश होती है, तो इनकी पहले से तैयारी कोई भी नहीं करता है, चाहे वो एनडीएमसी हो, नगर निगम हो, दिल्ली सरकार हो। नालों की साफ सफाई नहीं करते हैं, नाली है उनकी साफ सफाई नहीं होती, जो सीवर है वो चौक रहते हैं उनकी सफाई नहीं होती, उनमें पॉलीथीन, पन्नी, कूड़ा, तमाम तरह की चीजें भरी रहती हैं। जब पहली बारिश होती है, जब जलभराव होता है, तो सफाई होती है और इसी पानी के साथ ये सब कुछ साफ हो जाता है। अब जब अगली बारिश होगी तो इतना मुश्किल दिल्ली वालों को नहीं होगी। पानी का जलभराव होगा लेकिन कुछ समय के बाद वो निकल जाएगा। तो दिल्ली इंतजार करती है कि पहली बारिश हो और उसी से सफाई हो जाए, ना तो अधिकारियों को ना तो विभागों को कोई मशक्कत करनी पड़े कि बारिश से पहले इनकी साफ सफाई कर ली जाए, ताकि दिल्ली वासियों को, वाहन चालकों को, जो लगातार कई कई घंटे जाम में फंसे रहते हैं, वाहन पानी में बंद होकर फंस जाते हैं, लोगों को बड़ी मुश्किलें होती। यहाँ तक बड़ी बड़ी दिल्ली की डीटीसी बसें तक फंस गई, बंद हो गई, लोगों को किस तरह से निकाला गया। तो ये तमाम तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन करता कोई कुछ नहीं। हर बार दिल्ली ऐसे जूझती है और जूझने के बाद फिर बारिश खत्म होती है तो सब भूल जाते हैं। यानी कि देखा जाए तो अभी मानसून की शुरुआत है, तभी राजधानी दिल्ली के ऐसे हाल देखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ेगा तब दिल्ली के क्या हाल होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका ज़्यादा जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो बता दें कि मानसून की पहली बारिश के बाद दिल्ली में कई सांसदों के आवास के बाहर पानी भर गया है और लोधी स्टेट एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा पानी भरा है। तो वहीं आईजीआई एयरपोर्ट T1 हादसे में एक की हुई मौत, एक की मौत पर सरकार की घोषणा। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 की मौत पर सरकार की घोषणा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने की घोषणा। मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए का दिया मुआवजा। एक की मौत पर सरकार की घोषणा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने की घोषणा। मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा। तो आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 हादसे में एक युवक की मौत के बाद सरकार की ओर से की गई घोषणा, जहां पर जिसकी मौत हुई है उसे मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने की है घोषणा। मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक की मौत पर सरकार की घोषणा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने की घोषणा। मृतकों के परिजनों को 20 लाख रुपए का मुआवजा।
घायलों को 3-3 लाख रुपए का मुआवजा। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 हादसे में एक की मौत पर सरकार की घोषणा। खबर मुरैना से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवक हुए घायल। सबलगढ़ में तेज गड़गड़ाहट के साथ गिरी बिजली। आकाशीय बिजली गिरने से 2 घायल। सबलगढ़ में तेज गड़गड़ाहट के साथ गिरी बिजली। ताल बस्ती के 2 युवक पर गिरी बिजली, हुए घायल। घायलों को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवक हुए घायल। खबर हम आपको मुरैना से बता रहे हैं। सबलगढ़ में तेज गड़गड़ाहट के साथ गिरी बिजली। ताल बस्ती के 2 युवक पर गिरी बिजली, हुए घायल। घायलों को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो खबर मुरैना से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवक हुए घायल। सबलगढ़ में तेज गड़गड़ाहट के साथ गिरी बिजली। ताल बस्ती के 2 युवक पर गिरी बिजली, हुए घायल। घायलों को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबर मुरैना से, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 युवक हुए घायल। सबलगढ़ में तेज गड़गड़ाहट के साथ गिरी बिजली। ताल बस्ती के 2 युवक पर गिरी बिजली, हुए घायल। घायलों को सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। ताल बस्ती के 2 युवक पर गिरी बिजली, हुए घायल। तो वही बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला आज भारत और द अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच भारत और द अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। फाइनल मैच भारतीय टीम की द अफ्रीका के साथ खिताबी जंग। 2007 में भारत पहली बार T20 विश्व चैंपियन बना था। भारत और द अफ्रीका के बीच खेला जाएगा फाइनल मैच। भारतीय टीम की द अफ्रीका के साथ सारथी। खबर मुरादाबाद से, जहां पर ग्रीन आर्चिड सोसाइटी के लोगों का हंगामा। आए दिन खराब रहती है लिफ्ट। ग्रीन आर्चिड सोसाइटी के लोगों का हंगामा। आए दिन खराब रहती है लिफ्ट। लिफ्ट में आए दिन फंसे रहते हैं लोग। किसी भी दिन गिर सकती है बहुमंजिला इमारत। कवरेज के दौरान लिफ्ट में फंसे रहे लोग। लोगों और लिफ्टमैन के प्रयास से खुली लिफ्ट। काफी देर तक लिफ्ट में फंसे रहे आधा दर्जन लोग। ग्रीन आर्चिड सोसाइटी के लोगों का हंगामा। खबर मुरादाबाद से बता रहे हैं। आए दिन खराब रहती है लिफ्ट। ग्रीन आर्चिड सोसाइटी में आए दिन खराब रहती है लिफ्ट। लिफ्ट में आए दिन फंसे रहते हैं लोग। किसी भी दिन गिर सकती है बहुमंजिला इमारत। कवरेज के दौरान भी लिफ्ट में फंसे रहे लोग। लोगों और लिफ्टमैन के प्रयास से खुले लिफ्ट। काफी देर तक लिफ्ट में फंसे रहे आधा दर्जन लोग। गहरी नींद में है पुलिस प्रशासन के अधिकारी। मुरादाबाद से खबर, जहां ग्रीन आर्चिड सोसाइटी के लोगों का हंगामा।
इसी बीच खबर रायबरेली से सामने आ रही है। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा पत्र। तो रायबरेली में हुआ दर्दनाक हादसा। खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां रायबरेली में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक और दूध वाहन आपस में टकराए। अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में घुसा। बारिश के चलते दुकान बंद होने से टला बड़ा हादसा। हादसे में दूध वाहन का चालक और क्लीनर हुए घायल। घायलों की हालत नाजुक, जिला अस्पताल किया गया रेफर। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से हुआ फरार। बचरावा के शेखपुर समोधा बाईपास चौराहे की बताई जा रही है पूरी घटना। तो रायबरेली में हुआ दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक और दूध वाहन आपस में टकराए। अनियंत्रित ट्रक चाय की दुकान में जा घुसा। बारिश के चलते दुकान बंद होने से टला बड़ा हादसा। हादसे में दूध वाहन का चालक और क्लीनर हुए घायल। घायलों की हालत नाजुक, जिला अस्पताल किए गए रेफर। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से हुआ फरार। बचरावा के शेखपुर समोधा बाईपास चौराहे की घटना।